नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल में 11 नवाबों ने राज किया, जिसमें से पहला था मुर्शिद कुली खान, दूसरा था शुजाउद्दीन, तीसरा था सरफराज, चौथा था अलीवर्दी खान और पांचवा था सिराजुद्दौला, छठवां था मीर कासिम, छठवां था मीर जाफ़र, सातवां था मीर कासिम। उसके बाद 8वें नंबर पे फिर से मीर कासिम ने राज किया। 9वां था नजमुद्दौला और 10वां था सैफुद्दौला और 11वां था मुबारकुद्दौला। अब आइए बात करते हैं मुर्शिद कुली खान के ऊपर। मुग़ल साम्राज्य के सभी प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। इसे कामधेनु राज की संज्ञा दी जाती थी। 1700 में औरंगजेब के काल में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान यानी राजस्व अधिकारी बनाया गया। 1717 में फर्रुख सियर द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार मान लिया गया। जैसे जैसे उत्तरवर्ती मुगल शासक पतन की ओर अग्रसर होते गए, मुगल साम्राज्य के अन्य प्रांतों की तरह बंगाल भी स्वतंत्र आचरण करने लगा। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के काल में मुर्शिद कुली खान को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है। मुर्शिद कुली खान मुगल बादशाह को नजराना भेजता रहा। 1719 में इसे उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। जो मुर्शिद कुली खान था, इसने 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। मुर्शिद कुली खान इससे पहले में सितार राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने भाग लिया और दूसरे में निजात खान ने भाग लिया, जबकि तीसरे में निजात खान ने। इन विद्रोहों को शांत कर इसकी जिम्मेदारी राम जीवन को दे दी गई। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, उस समय जबकि इसका नाम मकसूदाबाद था, स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खान द्वारा किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया गया। साथ ही खालसा भूमि या शासक की प्रत्यक्ष निरंतर वाली भूमि का विस्तार किया गया। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं, देखिए, मुर्शिद कुली की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। 1733 में उत्तरवर्ती शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे बिहार का कार्यभार भी सौंप दिया। इस तरह बंगाल के अधीन उड़ीसा और बिहार भी शामिल हो गए। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र सरफराज बंगाल का नवाब बनता है। सरफराज खान के समय अलीवर्दी खान बिहार का नायब सूबेदार था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1770 में अलीवर्दी खान ने उसे घेरिया यानी गेरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। घेरिया का जो इलाका है वो राजमहल की पहाड़ियों के पास है। अलीवर्दी खान इस युद्ध में पठानों की सहायता से विजय हासिल किया था।
अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ मुग़ल बादशाहों को देकर नवाब की पद की वैधानिकता प्राप्त कर ली। वह अपने 16 वर्ष के नवाब के कार्यकाल के दौरान बंगाल से कोई भी राजस्व के अंश या नजराना मुग़ल राजकोष में नहीं भिजवाया, अर्थात मुग़लों से लगातार कटता चला गया। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मराठों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अलीवर्दी खान की पराजय हुई। मराठों ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया तथा बंगाल और बिहार की चौथ के रूप में 12 लाख रुपए की मांग की। यह संधि 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले के साथ हुई थी। मराठों के आक्रमण का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के चारों ओर गहरी खाई बना ली। अंग्रेज अलीवर्दी खां की परिस्थिति को देखते हुए दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। 1717 में फर्रुखसियर ने यह दस्तक प्रदान किया था। दस्तक का दुरुपयोग को रोकने के लिए अलीवर्दी खां ने मुग़ल दरबार में पत्र लिखा, लेकिन दस्तक को निरस्त करने से संबंधित इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। इसी परिस्थिति में अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों का दमन करने के बदले अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब आते हैं दूसरे नंबर पे सिराजुद्दौला। इनका कार्यकाल 1756 से 1757 तक माना जाता है। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था। इनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें पहले नाम मुन्नी बेगम का आता है, दूसरे पे घसीटी बेगम, तीसरे पे अमीना बेगम। अब देखिए अब क्या होता है सीन। अलीवर्दी खान का कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए उसका उत्तराधिकारी उसकी बेटी या बेटा बेटी का बेटा सिराजुद्दौला को नवाब का पद प्राप्त करने के लिए अपने 3 प्रतिद्वंदियों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सभी प्रतिद्वंदियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, लेकिन राजवल्लभ की सर्वाधिक मदद अंग्रेजों द्वारा की गई। अब जानते हैं 3 प्रतिद्वंदी कौन थे। पहले नंबर पे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, दूसरे नंबर पे ढाका के नवाब की विधवा पत्नी घसीटी बेगम, और तीसरे नंबर पे आते हैं दीवान राजवल्लभ। दीवान राजवल्लभ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। दीवान राजवल्लभ एक ऐसा चोर था जिसने बंगाल को ही लूट कर भाग गया था, और वो बंगाल पे शासन भी करना चाहता था, जिसकी मदद अंग्रेजों ने की। तो इस तक आपको याद रहना चाहिए। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की और परकोटे पर तोप चढ़ा। अब परकोटे पर तोप चढ़ाने का कारण क्या है? यह कार्य अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से अपनी सुरक्षा के लिए किया, लेकिन यह नवाब के लिए सीधी चुनौती थी। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को तोप उतारने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसके आदेश की अवहेलना कर दी। यही वह परिस्थिति थी जब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज पराजित होने के बाद फुलटा गढ़, जिसे फीवर दिल्ली कहा जाता है,
बस कर ली। 5 दिन बाद कलकत्ता के गवर्नर रोजर ड्रेक ने सिराजुद्दौला से माफ़ी मांग ली। सिराजुद्दौला ने माणिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर स्वयं अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। अब मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। जो राज्य की पास भूमि होती है उसे इक्ता भूमि कहा जाता है। जो सेना या प्रशासन के पास भूमि होती है उसे जागीर भूमि कहा जाता है। और जो धर्म के लिए भूमि होती है उसे बग भूमि कहा जाता है। जब सिराजुद्दौला ने माणिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर स्वयं और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया, उसी दौरान एक घटना घटती है जिसे कालकोठरी की घटना कहा जाता है। कालकोठरी की घटना क्या है, आइए आप समझते हैं इसकी। कालकोठरी की घटना, यह कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को हुई थी, जिसका उल्लेख हालवेल नामक अंग्रेज ने किया है। इस घटना में एक कोठरी में 146 लोगों ने 123 लोगों को के दम घुटने से मरने में 23 लोगों के जान बचने का उल्लेख किया गया है। लेकिन समकालीन लेखक गुलाम हुसैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सियार-उल मुज़फ़्फ़रीन में ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। कलकत्ता के पतन की सूचना जब मद्रास के उत्तराधिकारियों को मिला तो उन्होंने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी कलकत्ता के लिए भेजा। क्लाइव ने माणिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी दौरान 9 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि की। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था, इसलिए अलीनगर के नाम से इस संधि को जाना जाता है। अलीनगर की संधि पर नवाब के हस्ताक्षर के मुख्य 2 कारण थे। अहमद साहब बिहार की ओर बढ़ने का खतरा था। आइए इस फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। नादिर शाह का उत्तराधिकारी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अफ़गान से भारत की ओर पहुंचा। उसने पंजाब को जीतते हुए बिहार की ओर बढ़ रहा था, और बिहार के बाद बंगाल आने वाला था। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सोचा क्या, यदि मैं अंग्रेज़ों से अभी युद्ध कर लेता हूँ तो मुझे उस बिहार वाले साइड से खतरा झेलना पड़ सकता है। इसलिए उसने सर्वप्रथम अंग्रेज़ों को रोका, इसलिए सर्वप्रथम उसने अहमद शाह अब्दाली के खतरे से निपटा और उसने अंग्रेज़ों से कोई भिड़ंत नहीं की। इसी कारण अंग्रेज ने इस कदम का फ़ायदा उठाया। लॉर्ड क्लाइव ने इस सिराजुद्दौला के इस कार्य का फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली का बिहार, अब उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। इसे ही आज ये जानते हैं। अहमद शाह अब्दाली का बिहार की ओर बढ़ने का खतरा था पहले नंबर, और दूसरे नंबर नवाब सिराजुद्दौला को अपने अधिकारियों एवं सहयोगियों को पूर्ण समर्थन प्राप्त न होना। अलीनगर की संधि का दूसरा कारण यह भी था क्योंकि अलीनगर की संधि इसलिए की गई क्योंकि सिराजुद्दौला माणिक चंद को अपना बहुत जिगरी समझता था, इसलिए वह उसे कलकत्ता का प्रभारी बनाकर खुद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला जाता है। लेकिन उसके अनुपस्थिति में, सिराजुद्दौला की अनुपस्थिति में माणिक चंद ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी और वह जाकर क्लाइव से मिल गया।
यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज सिराजदौला की राजधानी सुरक्षित होती और बंगाल सिराजदौला के हाथ में होता। तो हम लोग जान लिए अलीनगर की संधि के 2 कारण। क्लाइव ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सिराजदौला को के अन्य सहयोगियों को अपने पक्ष में मिलाने का सफल प्रयास किया, जिसमें अमी चंद, मीर जाफर, इसी प्रकार 5-6 लोग हैं जिसने अलीनगर की संधि में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और सिराजदौला से गद्दारी की थी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे प्लासी युद्ध के बारे में जानने से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।